बिहार इकोनॉमी। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। बिहार की इकोनॉमी काफी इंटरेस्टिंग है और 2022-23 में इसमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से 2022-23 में बिहार का टोटल आउटपुट 7.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो 15.5% का ग्रोथ दिखाता है। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें, जो प्राइस को एडजस्ट करके निकाला जाता है, तो ये 4.4 लाख करोड़ रुपीस तक गया, जो 10.6% का ग्रोथ है। स्टेट का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, जो अब 59,637 रुपीस हो गया है और इसमें 13.9% का इंक्रीज पिछले साल के मुकाबले हुआ है। अगर हम रियल टर्म में देखें, प्राइस एडजस्ट करके, तो पर कैपिटा इनकम 9% से बढ़कर 35,119 रुपये हो गई है। अब बात करते हैं बिहार के इकोनॉमिक के सेक्टर की, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, जिसे खेती और मूल पदार्थ उत्पादन इन्वॉल्व हैं। इसका बिहार के इकोनॉमी में शेयर 2022-23 में 20% तक था, जो 2021-22 में 20.7% था। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन इसका शेयर सबसे कम है ग्रॉस वैल्यू एडेड में। सेकेंडरी सेक्टर, जैसे कि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग, 2021-22 में इस सेक्टर का बिहार के ग्रॉस वैल्यू में 20.7% शेयर था और ये बिहार के 25.9% वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करता है। टर्शरी सेक्टर, जैसे कि सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, इस सेक्टर का शेयर 2022-23 में 60% था, जो 2021-22 में 58.6% था। एम्प्लॉयमेंट का देखा जाए तो ये सेक्टर बिहार के 26.3% लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। बिहार में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इस सेक्टर में 2021-22 में 47.8% वर्कफोर्स काम करती थी, लेकिन इसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इसका शेयर सिर्फ 20.7% ही था ग्रॉस वैल्यू में। अब बात करते हैं बिहार में इन्फ्लेशन रेट की। बिहार में इन्फ्लेशन रेट काफी इम्पोर्टेंट रहा है और अगर हम सितंबर 2022 से सितंबर 2023 का टाइम देखें, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से ये 5.5% था। रूरल और अर्बन एरिया दोनों में इन्फ्लेशन रेट लगभग बराबर था। रूरल एरिया में ये 5.5% था और अर्बन एरिया में थोड़ा ज्यादा 5.6% था। अब बात करते हैं जीएसडीपी, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक स्टेट की इकोनॉमी के टोटल आउटपुट को दिखाता है, जो एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रोड्यूस किया गया होता है। बिहार की इकोनॉमी ने पहले 2 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। 2017-18 में 7.9%, 2018-19 में 10.9%। अगर हम पर कैपिटा एनएचडीपी का कंपैरिजन करें, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक बिहार ने 2017-18 से 2021-22 के बीच में 2.5% एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया, जबकि इंडिया का ग्रोथ रेट सिर्फ 0.1% था। 2021-22 में बिहार का पर कैपिटा एनएचडीपी रुपीज 30,779 था, जो 2020-21 के बाद 28,127 से 9.4% का इंक्रीज देखा गया।
2020-21 में बिहार का पर कैपिटा एनएचडीपी ₹28,127 था, जो नेशनल एवरेज का 33.1% था। ये रेशियो 2021-22 में थोड़ा इम्प्रूव होके 33.7% हो गया, जो एक इनकरेजिंग का बात है। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन का काम था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इस पर रिकमेंडेशन देना। इसका चेयरपर्सन मिस्टर एन के सिंह थे। फाइनेंस कमीशन ने दो रिपोर्ट सबमिट की थी। पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए थी और ये पार्लियामेंट में फरवरी 2020 में रखी गई थी। फाइनल रिपोर्ट जो 2021-26 के पीरियड के लिए थी, वो 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दिए गए, जैसे कि सेंट्रल टैक्सेस का शेयर 2021-26 के लिए स्टेट का सेंट्रल टैक्सेस में शेयर 41% रिकमेंड किया गया है, जो 2020-21 के लिए भी सेम था, लेकिन ये 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से कम है, जिसमें स्टेट का शेयर 42% रखा गया था 2015-20 के लिए। 1% का एडजस्टमेंट 1% का एडजस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जो नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, उनके लिए किया गया है। ये शेयर सेंटर के रिसोर्सेस से लिए जाएंगे। अब बात करते हैं बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन। बिहार स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि एसएफसी का एस्टेब्लिशमेंट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया है। इसका मेन पर्पज है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूट के बीच फाइनेंस रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ये फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत बनाता है और लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। आर्टिकल 241 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन दिया गया। बिहार में स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम ये इंश्योर करना है कि स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ बिहार 2020 से 25। इसके चेयरमैन नवीन कुमार थे हैं। अदर मेंबर्स की बात करें तो इनमें नवीन कुमार झा और प्रभात प्रसाद घोष हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप की। बिहार में एग्रीकल्चर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एग्रीकल्चरल रोड मैप बनाया गया है, जो अलग अलग टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर के हर एस्पेक्ट्स को सुधारने का काम करते हैं। हर एक रोड मैप का अपना एक फोकस होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मर्स की इनकम बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एग्रीकल्चरल रोड मैप 1 2007 से 12। ये स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में फर्स्ट एग्रीकल्चरल रोड मैप शुरू की गई थी। इसका फोकस था रेनबो रिवॉल्यूशन, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री एक्सेट्रा को साथ लेकर डेवलपमेंट करना था। 2011-12 में बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, क्योंकि उसने 81 लाख मेट्रिक टन राइस प्रोडक्शन अचीव किए। सीड सेक्टर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी काफी सुधार देखा गया। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप 2 2012 से 17। अक्टूबर 2012 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने पटना में इस रोड मैप को लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था फूड ग्रेन सेफ्टी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और फार्मर की इनकम बढ़ाना। स्पेसिफिक फोकस की बात करें, इसमें रोड कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि रूरल एरिया के लोग अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली होलसेल मार्केट तक पहुंचा सके। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रोड मैप 3, जो कि 2017 से 23 के लिए था।
ये लॉन्च नवंबर 2017 में प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद ने इस रोड मैप को अनवेल किया था। इसका फोकस इस फेज में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज्यादा जोर दिया गया और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल रोड मैप फॉर 2023-28। ये स्टार्ट 1 अप्रैल 2023 में हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए स्टोरेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, सीड और इरिगेशन फैसिलिटी को इनहेंस किया जाएगा। फार्मर को क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद मिलेगी। 5 सालों में स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 1,62,268.78 करोड़ खर्च करेगी। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जानते हैं। 100 सीड हब और 20 मिलेट्स हब बनाए जाएंगे। जूट कल्टीवेशन और जेगरी इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर एक्सेलेंस बनाया जाएगा। रूरल हार्ट्स का डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड है। कृषि कर्म अवार्ड के लिए बिहार को कई बार सम्मानित किया गया है अपनी एग्रीकल्चर अचीवमेंट के लिए। यहाँ एक ब्रेकडाउन दिए गए हैं बिहार के अवार्ड विनिंग सालों का। आइए इसे जानते हैं। 2011-12 बिहार को पहला कृषि कर्मन अवार्ड मिला राइस प्रोडक्शन के लिए। 2012-13 वीट की हाई प्रोडक्शन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। 2015-16 में मेज प्रोडक्शन के लिए अवार्ड दिया गया। 2016-17 फिर से मेज प्रोडक्शन के लिए कृषि कर्मन अवार्ड मिला। 2017-18 मेज और वीट दोनों की एक्सीलेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं ये लैंड यूटिलाइजेशन इन बिहार। बिहार का लैंड यूटिलाइजेशन काफी चैलेंजिंग है क्योंकि ये राज्य इंडिया के ईस्टर्न रीजन में है और इसका टोटल एरिया 93.60 लाख हेक्टेयर है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 2.86% है। लेकिन यहाँ 8.6% देश की टोटल पॉपुलेशन रहती है, जो लैंड रिसोर्स पर काफी प्रेशर डालती है। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, जबकि देश का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। बिहार का डेंसिटी 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो स्टेट के लिमिटेड लैंड्स पर काफी स्ट्रेस बढ़ाता है। इस वजह से लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन यहाँ काफी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं क्रॉप्स इन बिहार। बिहार के क्रॉपिंग सिस्टम काफी रिच और डाइवर्स है क्योंकि यहाँ फर्टाइल एलुवियल सॉइल और पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी है। ये स्टेट गंगा रिवर प्लेन में स्थित है, जो क्रॉपिंग सिस्टम के लिए परफेक्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है। बिहार में फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खेती तीन एग्रीकल्चरल सेशन में होती है, जैसे कि खरीफ, रबी, समर। खरीफ जो कि जून सितंबर के लिए, रबी अक्टूबर मार्च और समर अप्रैल से जून तक। एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम को डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है। 2022-23 में टोटल क्रॉप एरिया का 94.3% फूड ग्रेन्स के लिए था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सीरियल क्रॉप्स का है, जो टोटल एरिया का 87.9% था। उसके बाद पल्सेस 6.4%, शुगर केन 3.1%, ऑयल सीड 1.7% और फाइबर क्रॉप 0.9% का कंट्रीब्यूशन था। अब बात करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। बिहार में फूड ग्रेन प्रोडक्शन काफी अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। 2019-20 से 2021-22 के बीच टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 163.8 लाख टन से बढ़कर 184.9 लाख टन तक हो गया। सीरियल प्रोडक्शन में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई, जो 181 लाख टन तक पहुंच गया और ये ग्रोथ रेट 6.2% रही। सीरियल्स की प्रोडक्टिविटी 2021-22 में
3012 केजी पर हेक्टर थी। इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वीट और पिड्डी की रही। वीट का प्रोडक्शन ग्रोथ 11.1% और पिड्डी का 5.4% रहा, और ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की वजह से ही पॉसिबल हुआ। 2021-22 में वीट की प्रोडक्टिविटी 3078 केजी पर हेक्टर और पेडी की 2496 केजी पर हेक्टर थी। मेज की प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई, जो 5193 केजी पर हेक्टर से बढ़कर 5236 केजी पर हेक्टर तक पहुंच गई 2019-20 से 2021-22 के दौरान। इस ग्रोथ के पिछले काफी फैक्टर हैं, जैसे कि इनपुट सब्सिडी, सर्टिफाइड सीड और फर्टिलाइजर का सप्लाई, और एश्योर इरिगेशन फैसिलिटी, जो सीरियल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बिहार में एग्रो क्लाइमेटिक जोन का क्लासिफिकेशन सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर और टेरेन के आधार पर किया गया है। यहाँ 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लान जोन, जोन 1। ये 13 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीहोर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। सेकेंड है नॉर्थ ईस्ट एलुवियल जोन, जोन 2। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, सुपौल। साउथ वेस्टर्न एलुवियन जोन, जोन 3। इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया। फोर्थ साउदर्न ईस्टर्न एलुवियल जोन बी, जोन 3B। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन बिहार। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मूल उद्देश्य कृषि भूमि को बाढ़ और सूखा से सुरक्षित रखना है। इसमें पानी को उन नदियों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है जहां पानी अधिक है, उन नदियों तक जहां पानी की कमी है, खासकर बारिश के महीने में। बिहार में कुछ प्रस्तावित इंट्रा स्टेट इंटरलिंकिंग ये हैं: बोधी गंडक नून विया गंगा लिंक स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है 1.26 लाख हेक्टेयर की इरिगेशन पोटेंशियल बनाना। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बूढ़ी गंडक से होने वाली बाढ़ों से सुरक्षा मिलती है। अब बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इन बिहार। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का मूल उद्देश्य कृषि भूमि को फ्लड्स और ड्रॉट से सुरक्षित रखना है। इसमें पानी को उन नदियों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है जहां पानी अधिक है, और उन नदियों तक जहां पानी कमी है, खासकर बारिश के महीने में। बिहार में कुछ प्रस्तावित इंटर स्टेट इंटरलिंकिंग ये हैं। फर्स्ट है बूढ़ी गंडक नून विया गंगा लिंक स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव है 1.26 लाख हेक्टेयर की इरिगेशन पोटेंशियल बनाना। ये समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले को कवर करती है। इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो ये बूढ़ी गंडक से होने वाली फ्लड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं सकरी रिवर नाता रिवर इंटरलिंक। इसकी ऑब्जेक्टिव है बक्सोनी बैरेज के मीडियम से सकरी का पानी नाता नदी में ट्रांसफर करना। ये नवादा, नालंदा और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो 68,000 हेक्टेयर में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना,
कोसी मेची इंटरलिंक स्कीम, इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 2,11,400 हेक्टेयर की इरिगेशन पोटेंशियल बनाना है। ये अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया जिले को कवर करते हैं। इसकी बेनिफिट्स ये है, कोसी और मेची नदियों के बीच पानी का ट्रीटमेंट करके इरिगेशन में सुधार करना। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ बिहार। इंडस्ट्रियल रीजन, बिहार में कई इंडस्ट्रियल रीजन हैं जो राज्यों की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को मजबूत देता है। इन रीजन में विशेष पहचान उनकी स्थिति और उद्योगों विकास से होती है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन दिए गए हैं, जैसे कि सोन वैली इंडस्ट्रियल रीजन। यह रीजन सोन नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर खनिज और पर्यावरणों के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ बिहार की। बिहार में कई इंडस्ट्रियल रीजन हैं जो स्टेट की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को मजबूत देते हैं। इन रीजन की विशेष पहचान उनकी स्थिति और औद्योगिक विकास के होती है, जैसे कि सोन वैली इंडस्ट्रियल रीजन, गया गुरारू इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न बिहार प्लेन, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न बिहार प्लेन, बरौनी इंडस्ट्रियल रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न शुगर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ गंगा प्लेन, राइस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ तेराई बेल्ट। अब बात करते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार सरकार ने स्टेट में सुविधा बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के लिए भी कई स्टेज में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ना सिर्फ सड़क व्यवस्था को सुधारना है, बल्कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के अवसर और समृद्धि को भी बढ़ाना भी है। आइए इसके की पॉइंट के बारे में जानते हैं। इन्वेस्टमेंट इन फेजेज, सरकार ने अलग अलग फेजेज में रोड इंफ्रा को विकसित करने के लिए इन्वेस्ट किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुधार हुई है। हसल फ्री ट्रांसपोर्ट, सुधारित सड़कों के यात्रा और माल का परिवहन आसान हो गया है, जो समय और कोशिश दोनों को बचाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इस विकास से नए रोजगार के अवसर उत्पादन होते हैं, जो स्थलीय लोगों के लिए फायदेमंद है। इकोनॉमिक ग्रोथ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक्सेलरेट और मल्टीप्लायर इफेक्ट के मीडियम से समृद्धि में वृद्धि करता है, जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क इन बिहार। नेशनल हाईवे एक ऐसा महत्वपूर्ण रोड है जो देश के स्टेट्स के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, न सिर्फ माल के लिए बल्कि यात्रियों के लिए भी। ये रोड देश के कोने कोने तक जाता है और स्टेट और राष्ट्रीय राजधानियों, बड़े पोर्ट, रेल जंक्शन और बॉर्डर रोड को जोड़ते हैं। आइए इसके की पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। बनावट और मेंटेनेंस, नेशनल हाईवे को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। देश भर में नेशनल हाईवे की लेंथ यानी कि लंबाई 79,386 किलोमीटर स्क्वायर तक बढ़ किलोमीटर्स। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। नेशनल हाईवे को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा बनाया और मेंटेन किया जाता है। देश भर में नेशनल हाईवे की लेंथ 79,386 किलोमीटर तक बढ़ गई है, जिसमें से 2,432 किलोमीटर बिहार में बनाए गए हैं, जो सिर्फ 3.1% है। 2005 के बाद बिहार में पिछले साल 2015-22 में 52% से ज्यादा एडिशनल नेशनल हाईवे बनाए गए हैं,
जबकि 2005 से 15 तक यह सिर्फ 48% था। ये विकास ये दिखाता है कि बिहार में सड़क व्यवस्था को तजस, कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल नेशनल लेवल पर 60% नेशनल हाईवे पिछले सालों में बना है, जो 46,964 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला स्टेट में महाराष्ट्र 22.3%, आंध्र प्रदेश 8.7%, मध्य प्रदेश 8.3%, उत्तर प्रदेश 8.1% और गुजरात 6.2% शामिल है। सितंबर 2023 तक नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट जहां नेशनल हाईवे की लंबाई अधिक है वो है मधुबनी 322 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 297 किलोमीटर और सारण 261 किलोमीटर। साउथ बिहार में पटना 506 किलोमीटर, जमुई 213 किलोमीटर और रोहतास 211 किलोमीटर सबसे श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं रेलवेज इन बिहार। इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जो पैसेंजर्स और माल को अपने विशाल नेटवर्क के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिहार की रेल नेटवर्क भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए इसके की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। 2020 में मिथिला और कोसी के क्षेत्रों को ट्रेन सर्विस के जरिए जोड़ा गया। इससे यहाँ के लोगों को ट्रेवल और गुड्स ट्रांसपोर्ट में सुविधा मिली। मोकामा से बरौनी के बीच एक नया डबल लाइन ब्रिज बनाया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग सिंगल लाइन ब्रिज राजेंद्र पुल के साथ होगा। इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगा। जयनगर से जनकपुर और कुर्ता के बीच गज कन्वर्जन के बाद पैसेंजर सर्विस शुरू गई है। ये कनेक्टिविटी इंडिया और नेपाल के बीच नए आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध लाने में मदद करेगी। अब बात करते हैं एयरवेज इन बिहार। बिहार में एविएशन सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है, जो न सिर्फ स्टेट की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों के लिए ट्रेवल की फैसिलिटीज भी प्रदान करता है। आइए इसके कुछ हाइलाइट्स को जानते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के अनुसार इंडियन एविएशन सेक्टर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। इस सेक्टर का इकोनॉमी पर योगदान लगातार बढ़ रहा है। 2011-12 में एयर ट्रांसपोर्ट की ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड सिर्फ ₹30.8 करोड़ थी, जो 2022-23 तक इंक्रीज होकर 228.2 करोड़ हो गई है। यानी ये सेक्टर अपने आप में 7 गुना बढ़ गया है। एविएशन सेक्टर ने 2022-23 में पिछले साल के मुकाबले 59% की एनुअल ग्रोथ दर्ज की है। अब बात करते हैं वाटरवेज इन बिहार। बिहार की नदियों का एक विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इसके कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं। बिहार के 7 नदियों को नेशनल वाटर वेज एक्ट 2016 के तहत नेशनल वाटर एज के रूप में स्टेब्लिश किया गया है। ये नदियां हैं जैसे कि गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, क्रमनासा एंड पुनपुन। ये वाटरवेज कार्गो मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन आर्टरीज बन सकती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और रोड और रेल नेटवर्क पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। गंगा, गंडक और कोसी पर विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें 2029 तक बढ़ावा देने का प्लान है। इनका और भी विकास आने वाला समय में संभव है। अब बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन बिहार वाटरवेज।
बिहार की रिवर का विकास चल रहा है और कुछ खास नदियों पर नए अपडेट्स हैं, जैसे कि गंगा NW1। गंगा नदी में पहले से ही ऑपरेशनल है। यहाँ पर कार्गो जैसे कोयल, फ्लाई ऐश और आयरन ओर का ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब है कि ये नदी अब व्यापार के लिए काम आ रहा है। गंडक NW37। गंडक नदी को अब इंटरनेशनल वाटरवेज के रूप में घोषित किया गया है, जो कि नेपाल से जुड़ी है। इसके लिए टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडीज चल रही है, जिससे ये देखा जा रहा है कि कार्गो मूवमेंट के लिए ये कितनी विएबल है। कोसी NW58। कोसी रिवर को भी इंटरनेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है और ये भी नेपाल से जुड़ी है। यहाँ पर विकास योजना बन रही है और नदी के बदलते रुख से जो चैलेंजेस हैं उन्हें संभालने पर ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट की। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर इन बिहार। बिहार के एनर्जी सेक्टर में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। चलिए इसे जानते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। बिहार में काफी स्कीम चलाई गई है, जिससे 2017 तक सभी गांव को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके और अप्रैल 2018 तक सभी ह्यूमन हैबिटेशन को भी बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसका एम था हर घर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। अब बात करते हैं हर घर बिजली स्कीम। इस दौरान हर घर बिजली स्कीम नाम एक बड़ी योजना लॉन्च की गई। ये स्कीम मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के अंतर्गत नवंबर 2016 में शुरू हुई। ये स्कीम देश भर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य के तहत भी इम्प्लीमेंट हुई। बिहार की हर घर बिजली स्कीम को सौभाग्य में शामिल किया गया और ये अक्टूबर 2018 तक कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। बिहार सरकार ने एक नई स्कीम शुरुआत की, जिसे MKVSY कहा गया। इस योजना के तहत करीब 3.75 लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन किसानों को दिया गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडाइज रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो कि अब सिर्फ ₹0.70 पर किलोवाट है। इससे खेती की कॉस्ट कम हो रही है और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सुविधा ऐप। कंज्यूमर के लिए ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए सुविधा ऐप डेवलप किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने सभी कंज्यूमर के लिए स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का फैसला किया है, जो प्रीपेड मोड में होगा। ये पहली बार देश में हो रहा है। इसके अच्छे रिजल्ट मिलने के बाद अब रूरल एरिया में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है। अब बात करते हैं पावर सिनेरियोज इन बिहार। बिहार का पावर सेक्टर में कई इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हुई है, जैसे कि पीक डिमांड इंक्रीज होना। बिहार में पावर की पीक डिमांड काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। 2017-18 में पीक डिमांड 4,965 मेगावाट थी, जो 2022-23 तक बढ़कर 6,880 मेगावाट हो गई। इसका मतलब है कि पिछले 5 सालों में 38.6% का ग्रोथ हुआ है। पर कैपिटा इंक्रीज कंजप्शन। बिहार के लोगों की पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन भी इंक्रीज हुई है। 2017-18 में ये 280 किलोवाट थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 329 किलोवाट हो गई। इसका मतलब है कि 4 सालों में 17.5% का ग्रोथ देखा गया है। पीक डिमांड मेट। पीक डिमांड को पूरा करने में भी काफी ग्रोथ देखी गई है। 2017-18 में पीक डिमांड
4,535 मेगावाट थी, जो 2022-23 में बढ़कर 6,738 मेगावाट हो गई। ये ग्रोथ लगभग 48.6% है और 2023-24 के लिए जुलाई महीने तक पीक डिमांड में एक नए रिकॉर्ड पर पहुंचकर 7,576 मेगावाट हो गई है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस इन बिहार। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आइए इसे जानते हैं। पावर जनरेशन 2021-22 में बिहार की पावर जनरेशन का 31% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आया, जैसे कि हाइडल और सोलर। बाकी 69% पावर थर्मल सोर्स से जनरेट हुई। फ्यूचर टारगेट बिहार का टारगेट है कि 2025-26 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से पावर जनरेट का हिस्सा 35% तक इंक्रीज किया जाए। इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच ये रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल के एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच है, जो न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को सस्टेनेबल बनाता है, बल्कि पोल्यूशन को भी कम करता है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन बिहार। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी आइए इसकी इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस पर बात करते हैं। सोलर एनर्जी पोटेंशियल बिहार में साल भर में अच्छी धूप मिलती है, जो सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन दो मेजर चैलेंजेस हैं, फर्टाइल लैंड एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। फर्टाइल लैंड काफी जमीन कृषि के लिए उपयोग होता है, जहां फसलें उगाई जाती है। इसके लिए जमीन का इस्तेमाल सोलर पैनल के लिए नहीं हो पा रहा। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन एरियाज में लोगों की संख्या अधिक है, जिससे खुली जगह की कमी है। इसके लिए सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए सिर्फ कुछ प्रतिशत ही जगह उपयोगी है। जल जीवन हरियाली मिशन ये मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इसकी ऑब्जेक्टिव ये है, इसका एक मकसद सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ावा देना और एनर्जी बचाना है। सभी सरकारी बिल्डिंग के छत पर सोलर पैनल लगाने का योजना है, जो पावर ग्रिड से जरूर होंगे। इस मिशन के तहत 150 से 200 मेगावाट का एडिशनल सोलर पावर जनरेट करने का प्लान है, जिसमें से अब तक लगभग 50 मेगावाट का काम हो चुका है। फ्यूचर प्लान बिहार की योजना है कि अगले कुछ समय में लगभग 1 गीगावाट रिन्यूएबल पावर डेवलप किया जाए। अब बात करते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट इन बिहार। बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल बाहर की रोशनी के लिए किया जा रहा है। ये स्ट्रीट लाइट फोटोवोल्टिक पैनल से पावर्ड होती है, जो पोल्स पर लगाए जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये पैनल दिन के समय रिचार्ज बैटरी को चार्ज करता है। रात के समय ये बैटरी एलईडी लैंप को पावर देती है, जिससे रात में रोशनी मिलती है। इस मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन इस मिशन के तहत 1050 सोलर स्ट्रीट लाइट 4 डिस्ट्रिक्ट यानी कि गया, रोहतास, कैमूर और सहरसा में इंस्टॉल किया गया है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर 1.66 करोड़ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना इस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट का इंस्टॉलेशन पंचायती राज डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट ब्रेडा से मिल रही है। हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करने का प्लान है, जिससे लगभग 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट बनाने का लक्ष्य है, जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी पोल पर लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड
elite sector in Bihar. फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है सभी लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंच देना, जैसे कि बैंक अकाउंट, क्रेडिट, सेविंग और इंश्योरेंस। इससे व्यक्ति और व्यवसाय यानी कि बिजनेस को शक्ति मिलती है। फाइनेंस सिक्योरिटी बढ़ाता है और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास में भी मदद करता है। करंट स्टेटस की बात करें तो बिहार में फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति सुधर रही है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस बची है। बिहार इस कृषि इंक्लूजन इंक्लूसिव इंडेक्स, बिहार इस इंडेक्स में 32nd स्थान पर है 2018 में, जो ये दर्शाता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन सुधार की और भी जरूरत है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन बिहार फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये एक नेशनल वाइड स्कीम है जो लोगों को फ्री सेविंग अकाउंट, डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बहुत सारे अकाउंट खुले गए हैं, लेकिन इनका एक्टिव उपयोग एक चुनौती बना हुआ है। लिटरेसी इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस देना और बैंकिंग सर्विस का सही इस्तेमाल करने की शिक्षा यानी कि एजुकेशन देने पर केंद्रित है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का इस्तेमाल रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए होता है, जहां बैंक ब्रांचेज की कमी होती है। महिला इंटरप्रेन्योर, इसमें खास तौर पर वुमेन इंटरप्रेन्योर को बैंक सखी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो बैंकिंग सर्विस को और एक्सेसिबल बनाता है। अब बात करते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन बिहार। पहले जानते हैं कि ये क्या होता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक स्टेट या रीजन के लिए बताता है कि वहां पर जो डिपॉजिट मोबिलाइज हुए हैं उनमें से कितना अमाउंट वहां पर लोन के रूप में दिए गए हैं। बिहार की बात करें तो सीडी रेशियो, बिहार का सीडी रेशियो 45.2% है। ये भले ही सुधार हो रही है, लेकिन अब भी ये ऑल इंडिया एवरेज 75.9% से बहुत कम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पास अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से 84% का क्रेडिट लिंक है, जो कि तीसरा हाईएस्ट शेयर इंडिया में है। इससे पहले तेलंगाना 97% और आंध्र प्रदेश 89% पे था। कंपैरिजन विद अदर स्टेट, आंध्र प्रदेश का सीडी रेशियो 150.7% है, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु 105.8% है और तेलंगाना 102.2% है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट इन बिहार। रूरल डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल है रूरल पुअर और वनरेबल लोगों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को बेहतर बनाना, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ का फ्रेमवर्क तैयार हो सके। सेंसस डाटा 2011 के मुताबिक 2011 की सेंसस के मुताबिक बिहार की 89% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। ये इस बात को दिखाता है कि रूरल डेवलपमेंट बिहार के सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए कितनी जरूरी है। जीविका, बिहार की आम जिंदगी को बदलने का योजना। जीविका यानी बिहार रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो बिहार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है।
इसका मकसद है गांव के लोगों की जिंदगी सुधारना। जीविका की शुरुआत 2006 में हुई थी और तब से ये मार्जिनलाइज्ड रूरल कम्युनिटी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है। जीविका ने पशु सखी मॉडल, फिशरी और बी कीपिंग के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है और उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज को करना फिशरी इंटरवेंशन का पहला कदम है। अभी अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में पॉन्ड्स की पहचान और उनका एलोकेट हो रहा है। बी कीपिंग बी कीपिंग का शुरुआत मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिलों से हुआ, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को सब्सिडाइज बी बॉक्सेस दिए गए और हनी की मार्केटिंग के साथ मिलाकर की गई। अब ये इंटरवेंशन समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण और वैशाली तक बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें जिसमें 11,789 हाउस होल्ड 419 प्रोड्यूसर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दीदी की रसोई। जीविका का दीदी की रसोई इनिशिएटिव एक कम्युनिटी बेस्ड कैंटीन है जो पूरी तरह से वुमेन ऑन है। ये उन लोगों को क्वालिटी और हाइजीनिक फूड सर्व करता है जो हॉस्पिटल, बैंक और मेडिकल कॉलेज जाते हैं। इस इनिशिएटिव को और बढ़ाकर 115 दीदी की रसोई यूनिट बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिवीजन हॉस्पिटल, ST/SC स्कूल और बैंक में। जीविका सिर्फ लिवलीहुड इनिशिएटिव और स्किल ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई सामाजिक और पर्यावरणिक एक्टिविटीज में भी शामिल है। मनरेगा रोजगार का गारंटी योजना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का एम है कि रूरल एरिया में लिवलीहुड सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाना। इसका मतलब है कि गांव में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की गारंटी दी जाए। ये कानून ये इंश्योर करता है कि हर एक गांव का एडल्ट रेसिडेंट जो मैनुअल अनस्किल्ड लेबर करने के लिए तैयार है, उसे एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिले। इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है। योजना की सफलता इसकी ऑपरेशनल गाइडेंस और प्रोविजन के सही तरीके से इम्प्लीमेंट पर डिपेंड करता है। 2022-23 में 167 लाख जॉब कार्ड्स 38 डिस्ट्रिक्ट में हाउस होल्ड को इशू किए गए, जबकि पिछले साल 2021-22 में यह संख्या 189 लाख थी। ये कमी इनएक्टिव और डुप्लीकेट कार्ड की वजह से है, जो कि ट्रैक करके सिस्टम से हटा दिया गया। गया 8.8%, गया 8%, ईस्ट चंपारण 10% और समस्तीपुर 8.2% के पास इन डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा जॉब कार्ड इश्यूज हुए हैं। टोटल हाउस होल्ड में से 18% शेड्यूल्ड कास्ट हाउस होल्ड को जॉब कार्ड मिले हैं। शेड्यूल्ड कास्ट हाउस होल्ड के जॉब कार्ड की सबसे ज्यादा परसेंटेज नालंदा 29.3%, गया 38.9%, औरंगाबाद 33.2% और शेखपुरा 27.3% में है, जहां ये 25% से ज्यादा है। अब बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार। बिहार की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने 2022 में कई राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं, जो उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य अवार्ड हैं और उन्हें जीतने वाले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सूची दी गई है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार।
बिहार की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने 2022 में कई राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं, जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए हैं। यहाँ कुछ मुख्य अवार्ड और उन्हें जीतने वाले ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिले परिषद का जिक्र है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये जिला परिषद नवादा में दिया गया है, नवादा को दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये मंडिल ग्राम पंचायत जो कि जहानाबाद ब्लॉक, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उनको मिली है। बाल हित तहसी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022, ये सुदरी ग्राम पंचायत को मिली है, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ग्राम पंचायत विकास योजना, ये अधरवाड़ा ग्राम पंचायत को मिली है, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। अब बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट इन बिहार। बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल 2021 के सेंसस के अनुसार 11.3% है, जबकि ये ऑल इंडिया लेवल पर 31.2% है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे जानते हैं। बिहार के 9 डिवीजन में पटना डिवीजन सबसे ज्यादा अर्बनाइज है, उसके बाद मुंगेर डिवीजन का जिक्र है। सबसे कम अर्बनाइज डिवीजन है सारण, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और मगध। सबसे ज्यादा अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं पटना, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ अर्बनाइजेशन का रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का शेयर 2001 में 4.6% से बढ़कर 2022 में 19.3% हो गया है। अब बात करते हैं सोशल वेलफेयर इन बिहार। बिहार में वेलफेयर प्रोग्राम का एम अलग अलग सामाजिक वर्गों की मदद करना है। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट दिए गए। वेलफेयर प्रोग्राम का क्षेत्र दलित, महादलित, बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और वुमेन जैसी बैकवर्ड क्लासेस यानी कि कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस प्रोग्राम के उद्देश्य इन वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना है। अब बात करते हैं वेलफेयर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार। बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सेपरेट डिपार्टमेंट, 1 अप्रैल 2007 को बिहार सरकार ने एससी और एसटी कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। पॉपुलेशन डाटा 2011 सेंसस के हिसाब से 22 कास्ट को शेड्यूल कास्ट के रूप में सूची बनाया गया है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का, जो कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन का 15.9% है, यानी कि 165.67 लाख। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज बिहार की कुल पॉपुलेशन का 1.3% है, यानी कि 13.4 लाख। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलाकर बिहार की कुल पॉपुलेशन का 17.2% बनाते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, वो डिस्ट्रिक्ट हैं नालंदा, कैमूर, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, वैशाली और शेखपुरा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर एससी एंड एसटीज। बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कई
गवर्नमेंट योजनाएं हैं जो उनकी सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा देती है। इनमें से कई खास योजनाएं हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटीज स्कीम। ये स्कीम की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। इसका एम है कि जो एससी और एसटी स्टूडेंट क्लास 10 की फाइनल एग्जामिनेशन बीएसईबी के पास करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखें तो अगर कोई एससी या एसटी स्टूडेंट क्लास 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास होता है तो उसे एक बार फाइनेंशियल असिस्टेंट 10,000 दिए जाते हैं। 2016-17 में इस योजना को रिवाइज किया गया और अब सेकेंड डिवीजन से पास होने वाले स्टूडेंट को भी फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। ऐसे स्टूडेंट को 8,000 दिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम फॉर एससी एसटीज गर्ल्स एंड सिविल सर्विस एस्पिरेंट। बिहार सरकार ने एससी और एसटी गर्ल्स के लिए कुछ और खास योजनाएं शुरू किए हैं जो उनकी पढ़ाई और करियर को सपोर्ट करती है। इनमें से कुछ खास योजनाएं हैं, जैसे कि एससी एंड एसटी गर्ल स्टूडेंट स्कीम। ये स्कीम 2016-17 में शुरू हुई। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो जो एससी एसटी गर्ल्स क्लास 12 की फाइनल एग्जामिनेशन बीएसईबी से फर्स्ट डिवीजन से पास करती है तो उन्हें 15,000 दिए जाते हैं, और जो गर्ल सेकेंड डिवीजन से पास करती है उन्हें 10,000 दिए जाते हैं। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सिविल सर्विस प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के तहत जो एसटी और एससी कैंडिडेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, उन्हें एक बार का इंसेंटिव अमाउंट 50,000 दिया जाता है। इसका मकसद है उन कैंडिडेट को मोटिवेट करने को इसका मकसद है उन कैंडिडेट को मोटिवेट करने जो सिविल सर्विस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। महादलित वेलफेयर। बिहार सरकार ने महादलित कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के लिए कुछ खास स्कीम शुरू किए हैं। ये सब स्कीम स्टेट महादलित कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है। ये जरूरी क्यों थी? कमीशन ने देखा कि बिहार में 22 शेड्यूल कास्ट हैं, जिसमें से 21 कास्ट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही पीछे हैं। ये लोगों को फायदा नहीं मिला। इन कम्युनिटीज को एससी पॉपुलेशन के लिए बनाए गए एफर्मेटिव एक्शन का खास फायदा नहीं मिला है। इस वजह से ये लोग अभी भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पीछे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन शुरू किया गया है। इसका मकसद है महादलित कम्युनिटीज की बेसिक जरूरतों को पूरा करना। यह मिशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महादलित। बिहार सरकार ने महादलित कम्युनिटी के लिए कुछ खास स्कीम शुरू किए जो उनकी सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखती है। विकास मित्र। विकास मित्र को पंचायतों और वार्ड में प्रोग्राम्स को सही तरीके से लागू करने के लिए अपॉइंट किया गया है। महिलाओं को एम्पावरमेंट प्रमोट करने के लिए विकास मित्र की पोस्ट का 50% कोटा महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। ये एक अच्छा कदम है ताकि औरतों भी अपने हक के लिए आगे आए। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना। इस स्कीम का मकसद है महादलित कम्युनिटी के लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, जिससे उन्हें अलग अलग ट्रेड में स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग मिल सके। इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज द्वारा चलाया जा रहा है। कम्युनिटी हॉल कम वर्क
वर्कशेड स्कीम। इस स्कीम का एम है महादलित टोलास में ऐसे बिल्डिंग बनाना जहां शादी, छठी और दूसरी सेरेमनी किया जा सके। ये स्कीम 2010 से 11 में शुरू की गई थी। सहायता कॉल सेंटर। सहायता कॉल सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 और रूल 1995 के तहत किया गया है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके तहत बिहार महादलित विकास मिशन में नेशनल हेल्पलाइन सेंटर स्टेब्लिश किया गया है ताकि इस एक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब बात करते हैं बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। बिहार सरकार ने बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए विकास के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर। इस डिपार्टमेंट का गठन 2007-8 में किया गया था। इसका एम था कि इन कम्युनिटीज को ओवरऑल डेवलपमेंट करना। बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ये वो कास्ट या कम्युनिटीज हैं जो सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। बिहार में 131 बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि लगभग 60% पॉपुलेशन का हिस्सा है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अवन अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। बिहार सरकार ने बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट की मदद के लिए एक नया स्कीम शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अवाम अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। पहले सभी ओबीसी स्टूडेंट जो क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ रहे थे उन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ओबीसी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत कवर किया जाता था, लेकिन अब नया नियम के मुताबिक सिर्फ क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक नई स्कीम शुरू की जाए ताकि बिहार के सभी स्टूडेंट जो क्लास 1 से क्लास 10 तक हैं उन्हें भी मदद मिल सके। इस स्कीम का एम है बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई के लिए समर्थन मिल सके ताकि उनका एजुकेशन और भी आसान हो जाए। ये स्कीम 2022-23 से शुरू हुई है और इससे स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023। बिहार सरकार ने ओबीसी स्टूडेंट की मदद के लिए एक नया स्कीम शुरू किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। ये स्कीम खास तौर पर उन ओबीसी स्टूडेंट के लिए है जो पोस्ट मैट्रिक कोर्स यानी कि हायर एजुकेशन के टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे जो कि 4 लाख रुपए तक हो सकता है। इसका एम है कि बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट को उनकी हायर एजुकेशन में मदद मिले ताकि वो अच्छे से अपने टेक्निकल कोर्सेज कंप्लीट कर सकें। ये स्कीम 2022-23 से शुरू हुई है और इससे स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और बात करते हैं ओबीसी गर्ल्स रेसिडेंशियल +2 हाई स्कूल। बिहार सरकार ने ओबीसी लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल +2 हाई स्कूल शुरू किया है। ये स्कूल सारे 38 डिस्ट्रिक्ट में चालू है, जहां पर पटना डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल हैं, बाकी के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है जो मिलाकर 39 स्कूल बनाते हैं। ये स्कूल ओबीसी लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना और उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इससे लड़कियों को अच्छी एजुकेशन और डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। चाणक्य कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल। चाणक्य कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल योजना के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी स्टूडेंट के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अब तक 36 हॉस्टल का निर्माण हो चुका है
और ये अब ऑपरेशनल है। बाकी के 2 हॉस्टल का निर्माण अभी चल रहा है। योजना का मकसद ओबीसी स्टूडेंट को अच्छे रहने की सुविधा देना है ताकि उन्हें पढ़ाई करने में मदद मिले और उनकी शिक्षा का मौका सुधारा जा सके। मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना। इस योजना का शुभ आरंभ 2020-21 में हुआ। इसका एम है कि बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट को प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मैनेजमेंट, लॉ, जॉब ओरिएंटेड कंपटीशन के लिए तैयार करने में मदद करना। इस स्कीम के तहत चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को कैट, मेट और लॉ के एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्लेट की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग दी जा रही है। इस योजना से स्टूडेंट की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भागीदारी बढ़ रही है और उन्हें अच्छी करियर की तरफ बढ़ने का मौका मिल रहा है। चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस सिविल सर्विस इनकरेजमेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस सिविल सर्विस इनकरेजमेंट स्कीम का शुभ आरंभ 2018-19 में हुआ। इस स्कीम का एम है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट को यूपीएससी और बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने में मदद करना। स्कीम के तहत जो ईबीसी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उन्हें 1 लाख दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट बीपीएससी की प्रीलिमिनरी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उन्हें 50,000 का समर्थन दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर बीसी एंड ईबीसी स्किल डेवलपमेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर बीसी एंड ईबीसी स्किल डेवलपमेंट स्कीम भी 2017-18 में शुरू हुई। इसका मकसद है कि डिसएडवांटेज लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना और उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्किल को बढ़ावा देना। इस स्कीम के माध्यम से लोगों को स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे उन्हें नए अवसर मिल सके। योजना को डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज द्वारा लागू किया जा रहा है जिससे लोग अपनी स्किल को इन्हेंस करके अपने और अपने परिवार का जीवन सुधार सकते हैं। अब बात करते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर इन बिहार। बिहार में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति को सुधारना। बिहार में रिलीजियस माइनॉरिटी की जमात 17.3% है। इसमें मुस्लिम 16.9% हैं। बाकी 0.4% दूसरे धर्म से संबंधित हैं जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियंस। डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो किशनगंज में मुस्लिम का पॉपुलेशन 68% है जो यहाँ की सबसे बड़ी धार्मिक समुदाय है। कटिहार में 44.5%, अररिया 42.9% और पूर्णिया में 38.5%। जैसे जिलों में भी मुस्लिम की संख्या काफी अधिक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज। चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट प्रोग्राम स्कीम। इस योजना के तहत माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। मैट्रिक के फर्स्ट डिवीजन से पास होने पर माइनॉरिटीज स्टूडेंट को 10,000 दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट के फर्स्ट डिवीजन से पास होने पर मुस्लिम गर्ल को 15,000 दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम डाइवोर्सी डिसर्टेड वुमेन असिस्टेंट प्रोग्राम। ये योजना 2006 से 7 में शुरू की गई थी
जिसका मकसद था डाइवोर्स या डिसर्शन से गुजरती मुस्लिम औरतों को मदद देना। शुरुआत में इन महिलाओं को 10,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी। 2017-18 में इस रकम को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। अब बात करते हैं माइनॉरिटी हॉस्टल योजना। ये स्कीम माइनॉरिटी स्टूडेंट को बेसिक और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज का प्रोविजन है जो कि राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उपलब्ध है। अब तक 48 हॉस्टल बना दिए गए हैं और 4 और हॉस्टल अभी निर्माण में हैं। चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर हॉस्टल ग्रांट फूड ग्रेन स्कीम। ये योजना 2018-19 में माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए हायर स्टूडेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत माइनॉरिटी स्टूडेंट में रहने वाले स्टूडेंट को 1,000 का ग्रांट दिया जाएगा। साथ ही उन्हें हर महीने 15 केजी फूड ग्रेन्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। ये योजना 2008-9 में शुरू की गई थी। इसका मेन एम है माइनॉरिटी यूथ के बीच स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देना। योजना के तहत यूथ को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो अपनी स्किल को सुधार सके और अपने लिए रोजगार के अवसर बना सके। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। इसका मकसद है मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन को मजबूत बनाना। ये योजना 2018-19 में शुरू की गई थी। इस योजना का तहत मदरसाओं को पानी, लाइब्रेरी, टॉयलेट, मल्टीपर्पज हॉल, ऑफिशियल रूम, कंप्यूटर और साइंस लैब जैसे फैसिलिटी दी जा रही है ताकि स्टूडेंट को अच्छे एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिल सके। इससे मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलती है और स्टूडेंट को बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। बिहार राज्य वार्फ विकास योजना। यह योजना 2018-19 से लागू की गई है। इसका एम है सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को विकास करना। इस योजना के तहत मल्टीपर्पज बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल, वक्फ ऑफिस बिल्डिंग और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बेहतर बनाने और उनका विकास करने में मदद मिलती है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना। ये योजना 2018-19 में शुरू की गई। इसका मकसद है माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के स्टूडेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेसिडेंशियल स्कूल बनाना। इससे माइनॉरिटी स्टूडेंट को शिक्षा और रहने की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनकी पढ़ाई और विकास में सुधार हो सके। अब बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट इन बिहार 8th 5 ईयर प्लान। इस दौरान वुमेन एम्पावरमेंट को पहली बार एक अलग सोशल गोल के रूप में पहचाना गया। 9th 5 ईयर प्लान में इसमें वुमेन्स कंपोनेंट प्लान का कॉन्सेप्ट शामिल किया गया। इस प्लान के तहत कुछ मिनिस्ट्रीज को ये बताना था कि उन्हें प्रोग्राम में वुमेन के लिए कितने फंड एलोकेट किए गए हैं। 12th 5 ईयर प्लान, इनमें जेंडर इक्वलिटी के लिए कुछ की इंडिकेटर्स को पहचाना गया। ये इंडिकेटर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट के माध्यम से प्लानिंग प्रोसेस में एड्रेस किए गए। अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानी। बिहार में महिलाओं के एम्पावरमेंट को समझाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हैं। ये इंडिकेटर्स 3 मुख्य चीजों पर डिपेंड है। फर्स्ट है घर के फैसलों में भागीदारी।
महिला का घर के फैसलों में कितना हाथ है? बैंक अकाउंट होना। क्या महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट है जो खुद चला सकती है? घर या जमीन का मालिक होना। क्या महिलाओं के पास खुद का घर या जमीन है? नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 के डाटा से पता चलता है कि 2019-20 में बिहार में 86.5% शादीशुदा महिलाओं 15 से 49 साल के बीच जो है घर के फैसलों में भाग लेती है। ये पहले का सर्वे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 4 से 11.3% ज्यादा है, जो ये सिर्फ 75.2% था। बैंक अकाउंट के मामले में भी खुशखबरी है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 76.7% महिलाएं अपने खुद के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती है। ये NFHS 4 के 26.4% से 50% का बढ़ा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए सरकार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए किए हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत भी है। घर या जमीन की मालिकानी में 3.5% की कमी देखी गई है। 2015-16 में ये 58.8% था, जो कि अब 2019-20 में 55.3% हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 का एम है कि दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव और को खत्म किया जा सके। इस गोल के अंदर 36 स्टेट इंडिकेटर हैं जो 8 टारगेट को कवर करते हैं। बिहार सरकार के महिलाओं की विकास की कोशिशें जानते हैं। महिला सशक्तिकरण पॉलिसी। बिहार ने 2015 में महिला सशक्तिकरण की पॉलिसी बनाई थी, जिसका मकसद महिलाओं की स्थिति को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाना है। जेंडर रिसोर्स सेंटर। जेंडर संभावित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बिहार सरकार ने जेंडर रिसोर्स सेंटर को भी स्थापित किया है। ये सेंटर महिलाओं के हकों और समस्याओं पर काम करती है। जेंडर बजट। बिहार सरकार ने 2008-9 से जेंडर बजट का प्रस्ताव दिया है। ये एक बोल्ड कदम है जो दिखाता है कि सरकार महिलाओं के विकास को कितना महत्व देती है। बिहार सरकार ने जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। बच्चों की रक्षा। कन्या उत्तम योजना। इस योजना के मकसद फीमेल फीटिसाइड को रोकना है। इसके तहत लड़कियों की जन्म के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को प्रदान किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना। ये योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि उन्हें अपने जीवन में आर्थिक मदद मिले। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का मकसद उन परिवारों की मदद करना है जिनकी आय 60,000 से कम है। जब उनकी बेटी की शादी होती है, ये योजनाएं लड़कियों की शिक्षा, विवाह का पंजीकरण और बच्चों की शादी को रोकने में भी मदद करती है। इस योजना के तहत बेटी को 5,000 का एक राशि उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दे दिया जाता है। महिलाओं की स्वावलंबन की योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना।
ये योजना 2007-8 में शुरू हुई, जिसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत कई सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि हेल्प सर्विस, महिलाओं की मदद के लिए हेल्प सर्विस, एक सुरक्षित स्थल जहां महिला कुछ समय बिता सके, काम कर रही महिलाओं के लिए हॉस्टल, महिलाओं की रक्षा और उनकी स्किल सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत उन विधवाओं को मदद मिलती है जो 18 साल से ऊपर हैं और उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है। यदि वे इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत नहीं है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 18 साल या उससे ऊपर की उम्र की विडो को 400 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाता है। जब वे 80 साल की उम्र तक पहुंचती है, तो उनका पेंशन रुपीज 500 रुपये प्रति महीना बढ़ा दिए जाते हैं। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों की विडो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। बेनिफिशरीज की वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। बेनिफिशरीज को इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत इनरोल नहीं होना चाहिए। 18 साल या उससे ऊपर की विडो को 400 प्रति महीना दिए जाते हैं। जब बेनिफिशरी 80 साल की उम्र तक पहुंचती है, तो उनका पेंशन 500 प्रति महीना बढ़ा दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यह एम्बिशन योजना लड़कियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक समस्याओं को ध्यान में रखती है। इस योजनाओं के तहत हर चरण, हर स्टेज पर, हर फेजेज पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि लड़की सही तरीके से बढ़ सके। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। लड़कियों का जन्म बढ़ावा देना, जन्म की रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करना, फिटिसाइड्स और जेंडर इम्बैलेंस को रोकना। कन्या उत्तम योजना को 2018 में लॉन्च किया गया। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करते हैं। असिस्टेंस, जन्म पर, लड़की के जन्म पर उनकी माँ, पिता, गार्जियन को 2,000 रुपये दिया जाता है जो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। लड़की की आधार रजिस्ट्रेशन के बाद 1 साल पूरा होने पर उसकी बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये दिए जाते हैं। अब बात करते हैं बैंक सखी मॉडल। बिहार सरकार ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक खास इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे बैंक सखी मॉडल कहते हैं। यह मॉडल सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके की फीचर्स के बारे में जानते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक सखी जो कि बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट के रूप में काम करती है, फाइनेंशियल सर्विस तक पहुंच बनाने में मदद करती है। इससे महिलाओं अपनी जरूरतें के लिए बैंकिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन, जीविका योजना के तहत ये महिलाएं डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते हैं। हर पंचायत में कस्टमर सर्विस पॉइंट खोले जा रहे हैं जिससे महिलाओं अपने लिए इंटरप्रेन्योर बन सकती है। इसका नाम है 1GP 1BC स्ट्रेटजी। ये महिलाएं लोकली बैंक सखी या बैंक दीदी के नाम से जाना जाता है। ये बैंकिंग सर्विस काफी तरीकों से प्रदान करती है, जैसे पैसे डिपॉजिट करना, विड्रॉवल करना और दूसरे बैंकिंग काम। प्रोजेक्ट से इन बैंक सखी को CSPS इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल और दूसरी तरह की मदद मिलती है, जिससे ये अपने गांव में बैंकिंग सर्विस को और भी बेहतर बना सकती है। अब बात करते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की है
जिसका मकसद है महिलाएं कैंडिडेट को इनकरेज करना है, जो बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिमिनरी एग्जाम पास कर चुके हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट योजना के तहत जो महिलाएं कैंडिडेट प्रीलिमिनरी योजना एग्जाम क्लियर करती है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं। बीपीएससी के लिए 50,000 और यूपीएससी के लिए 1 लाख। प्रिपरेशन फॉर मेंस इस स्कीम के मकसद महिलाओं को मोटिवेट करना है कि ताकि वो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी तैयारी में मददगार होता है। एम्पावरमेंट इस इनिशिएटिव से महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए compete करने का मौका मिलता है, जो उनके एम्पावरमेंट और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करता है। अब बात करते हैं आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार और उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए। आइए की फीचर्स के बारे में जानते हैं। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका के तहत बनाए गए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। इन ग्रुप्स से महिलाओं अपने बिजनेस और फाइनेंशियल डिसीजन में भी आगे आई है। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज पंचायती राज इंस्टीट्यूट और अर्बन लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रोविजन है। इससे महिलाएं सरकारी डिसीजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। रिजर्वेशन इन जॉब्स प्राइमरी स्कूल टीचर की वैकेंसी में भी 50% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। पुलिस रिक्रूटमेंट में कॉन्स्टेबुलरी और सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए महिलाओं के लिए 35% रिजर्व दिए गए हैं। गवर्नमेंट जॉब्स एक इम्पॉर्टेंट रिजॉल्व के तहत सरकार ने सभी गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, चाहे वह किसी भी कास्ट से हो। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो महिलाओं को सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। आइए इसके की फीचर्स जानते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन इस स्कीम का मकसद महिलाओं की सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन करना है। सपोर्टिव फैसिलिटी प्रोटेक्शन होम्स सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से बचने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा घरें हैं। शॉर्ट स्टे हाउस टेम्पोररी शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए फैसिलिटीज। ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं को स्किल और ट्रेनिंग देने के लिए भी सेंटर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इम्प्लीमेंटेशन इस स्कीम को बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड किया गया है ताकि हर महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। अब बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर सखी वन स्टॉप। सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी फैसिलिटी है जो महिलाओं और किशोरियों जो घर के हिंसा, मानव ट्रैफिकिंग या किसी भी तरह का हिंसा की शिकार हुई है, उनके लिए एक रूप के नीचे जरूरी सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस, मेडिकल फैसिलिटी, पुलिस असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, काउंसलिंग। ऑपरेशन कंट्रोल ये सेंटर बिहार के 38 जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ऑपरेट करता है ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिले और सर्विस इफेक्टिवली प्रोवाइड की जा सके। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्ड वुमेन, ओल्ड विडो एंड डिसेबल्ड। बिहार में लोगों की बड़ी पॉपुलेशन है। बिहार में लोगों की बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ वीरानियां हैं और कुछ लोग विकलांग हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार की टोटल पॉपुलेशन 1041 लाख है। की स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। डिसेबल्ड पॉपुलेशन 23.3 लाख लोग डिसेबल्ड हैं जो टोटल पॉपुलेशन का 2.2% है।
77.07 लाख लोग 60 साल से ऊपर हैं, जो 7.4% है। इनमें से मेल 41.07 लाख हैं, फीमेल 36.01 लाख हैं। बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर बोर्ड। बिहार सरकार ने बिहार स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर रूल 2015 को लागू किया। इस बोर्ड में 21 गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। 2018 में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से 5 नॉन गवर्नमेंट मेंबर इस बोर्ड में अपॉइंट किए गए। डायरेक्टरेट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। बिहार में 23.31 लाख लोगों को डिसेबिलिटीज है। इनमें से फीमेल 9.88 लाख, मेल 13.43 लाख। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज की बात करें, स्टेट में 21 टाइप की डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे ज्यादा हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, जिसकी संख्या 7.43 लाख, विजुअल इम्पेयर्ड 5.49 लाख, मोबाइल डिसेबल्ड 3.70 लाख, मेंटली डिसेबल्ड 1.27 लाख। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिफरेंटली एबल्ड इन बिहार। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम, ये एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है जो अप्रैल 2019 में शुरू हुई। इसका मकसद है सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल और उससे ऊपर है को पेंशन फैसिलिटी देना, जो किसी और सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। पेंशन का अमाउंट की बात करें तो 60 से 79 ईयर्स वालों के लिए 400 पर मंथ है, और 80 या उससे ऊपर एज है तो 500 पर मंथ है। अब तक की स्कीम से 40.55 लाख वृद्ध लोगों को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री फैमिली बेनिफिट स्कीम और कबीर अंत्योदय अनुदान योजना। इस स्कीम के तहत अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी दुर्घटना या आपराधिक गतिविधियों के कारण होती है तो उसके परिवार को एक बार का 20,000 का ग्रांट दिया जाता है। ये पैसा परिवार को मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल सहारा देने के लिए दिया जाता है। दूसरी तरफ कबीर अंत्योदय अनुदान योजना का मकसद बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की मदद करना है जब उनकी किसी सदस्य की मौत होती है। ये योजनाएं के तहत परिवार को अंतिम संस्कार यानी कि फुनरल के लिए 3,000 का एक बार का ग्रांट दिया जाता है। आजकल ये पैसे इस सुविधा के जरिए सीधा बेनिफिशरीज के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि प्रोसेस और आसान हो सके। चीफ मिनिस्टर दिव्यांगजन एम्पावरमेंट योजना। इस योजना की शुरुआत 2017-18 में हुई थी। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए कल्याण के लिए काम करना, उनके प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना और उनको शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत डिसेबल्ड लोग के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी मकसद है और इसमें उन्हें राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलता है। इस योजना के अंदर एक संभाल नामक अम्ब्रेला स्कीम भी चलाई जा रही है जिसमें डिसेबल लोगों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब और इक्विपमेंट, बैटरी ऑपरेटेड ट्राइसाइकिल जैसे। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास को लेकर भारत सरकार ने पहले बड़ा कदम 22 अगस्त 1974 को उठाया जब नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन को अपनाया गया। इस पॉलिसी का मकसद बच्चों का समग्र विकास को प्रचारित करना था। इसके बाद कई नए रिफॉर्म्स को अपनाए गए जिससे बच्चों की
भलाई और विकास हो सके। 1989 में यूनाइटेड नेशन ने कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को अपनाया, जो दुनिया का सबसे अधिक रेक्टिफाई किया गया ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बन गया। इसमें बच्चों के लिए सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल अधिकारों को 4 मुख्य डायमेंशन के थ्रू से डिफाइन किया गया है। ये 4 डायमेंशन है: जीने का अधिकार, राइट टू सर्वाइव, राइट टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन, भागीदारी का अधिकार। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल 2013 को यूनियन कैबिनेट ने इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने की मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत हर व्यक्ति जो 18 साल के बीच 0 से 18 साल के बीच का है, उसे चाइल्ड यानी बच्चा माना गया है। बायोलॉजिकली बचपन वो समय है जो जन्म से लेकर वयस्क होने तक के बीच होते हैं। बचपन इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल हिस्सा है और इस समय में व्यक्ति की परवरिश उसके भविष्य को तय करता है। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 ये मानती है कि बच्चों का अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक मल्टी सेक्टर और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे को सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन का अधिकार मिलना चाहिए। इस पॉलिसी ने 4 मुख्य एरिया को फोकस में रखा है: सर्वाइवल, हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक लेआउट की। बच्चे जो 0 से 18 साल की उम्र के होते हैं, इन्हें संवेदनशील समुदाय माना जाता है। 2021 के अनुमानित डाटा के हिसाब से भारत में 0 से 18 साल की आयु के बच्चे कुल आबादी का 33% हिस्सा है, जबकि 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे 11% हैं। बिहार में 0 से 18 साल के बच्चे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 42% हिस्सा बनाते हैं और 0 से 6 साल की एज वाले बच्चे 16% होते हैं। बिहार के पास भारत की कुल बच्चा जनसंख्या का 12% हिस्सा है। 2021 के अनुमानित डाटा के अनुसार बिहार में 2.45 करोड़ लड़कियां और 2.73 करोड़ लड़के हैं, जो मिलाकर 5.18 करोड़ बच्चे बनते हैं। 0 से 6 साल इनमें 0 से 6 साल के बच्चे कुल बच्चा टोटल पॉपुलेशन का 38% हैं। 0 से 14 साल के बच्चे 83.8% हैं। भारत के लिए ये संख्या कुछ इस प्रकार है: 0 से 6 साल के बच्चे 34.9%, 0 से 14 साल के बच्चे 78.9%। जहां भारत की बच्चा जनसंख्या में 2011 से 2021 के बीच 6% की गिरावट देखी गई है, बिहार में इसी दौरान 4% का वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ। भारत में सेक्स रेशियो को हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, इन हिसाब से देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेक्स रेशियो यानी कि नेशनल लेवल पर सेक्स रेशियो को हर 100 महिलाओं पर कितनी पुरुष सेक्स रेशियो एट बर्थ। इंडिया में सेक्स रेशियो को हर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, इस हिसाब से देखा जाता है।
इंटरनेशनल लेवल पर सेक्स रेशियो को हर 100 फीमेल पर कितने मेल हैं इस हिसाब से देखा जाता है। पिछले कई डिकेड्स में गिरता हुआ सेक्स रेशियो एक चिंता का विषय रहा है। जब हम बिहार और उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का 2011 से 2036 के बीच का सेक्स एट बर्थ का पैटर्न देखें तो कुछ चीजें सामने आती है, जैसे कि बिहार का एसआरवी धीरे धीरे सुधरता दिख रहा है और 2036 तक यहाँ ये 935 महिलाएं पर 1000 पुरुष तक पहुंच जाएगा। जब हम इस उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं तो देखा गया है कि यूपी का एसआरबी भी बढ़ रहा है, लेकिन बिहार के मुकाबले यानी कि कंपैरिजन उनकी बढ़ोतरी कम है। 2036 तक यूपी का एसआरबी 931 होगा, जो बिहार के एसआरबी से 4 पॉइंट कम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी का एसआरबी हमेशा बिहार से कम रहा है और ये ट्रेंड फ्यूचर में भी जारी रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, जो 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे होते हैं। बिहार में ये रेशियो 2001 में 942 लड़कियों पर 1000 लड़के थे, जो 2011 तक घटकर 935 लड़कियों पर 1000 लड़के हो गए। अगर हम बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किशनगंज में 971, कटिहार में 961 और गया में 960 में CSR सबसे अच्छी है। वहीं वैशाली 904, पटना 909 और मुजफ्फरपुर 915 में CSR सबसे कम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों में CSR ज्यादा है। शेड्यूल कास्ट का CSR 962 और शेड्यूल ट्राइब का CSR 969 है, जो कि स्टेट एवरेज 935 से काफी बेहतर है। बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में SC/ST का चाइल्ड सेक्स रेशियो स्टेट के एवरेज से ज्यादा है। अगर हम 0 से 18 साल के बच्चों के ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें तो 2001 में ये 883 लड़कियों पर 1000 लड़के थे, जो 2011 में बढ़कर 897 हो गया। बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कुछ जगह बेहतर है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में सुधार की जरूरत है। SC/ST कम्युनिटी का चाइल्ड सेक्स रेशियो स्टेट के एवरेज से ज्यादा होने एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन पूरे राज्य में लड़कियों की संख्या में सुधार करने के लिए और स्टेप लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। बिहार का किशोर आबादी। किशोर यानी कि 10 से 19 साल के बीच के लोग, एडोलेसेंट, ये उम्र का ऐसा फेज होता है जिसमें न्यूट्रिशन, एजुकेशन और गाइडेंस बहुत जरूरी होता है ताकि ये लोग एक हेल्दी एडल्ट बन सके। इंडिया में टोटल 25.32 करोड़ एडोलेसेंट हैं, जो पूरे देश की 20.9% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। बिहार में 2.34 करोड़ एडोलेसेंट या किशोर हैं, जो राज्य की 22.5% पॉपुलेशन का है। अगर हम एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG स्टेट के कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा किशोर पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, जो उनकी टोटल पॉपुलेशन का 24.5% है। उसके बाद राजस्थान 22.9% आता है। बिहार में भी ये पैटर्न लगभग सेम है और बिहार का रैंक 4th है EAG स्टेट के बीच में। अब बात करते हैं बच्चों के लिए सुविधाएं। बिहार सरकार ने बच्चों के विकास को लेकर काफी कोशिश की है, लेकिन अब भी कुछ चुनौतियां हैं जिनके लिए और एफर्ट की जरूरत है।
जैसे कि बच्चों के लिए एडिक्वेट रिसोर्स का एलोकेशन। अर्ली चाइल्डहुड इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करता है जो फ्यूचर के लिए जरूरी है। सरकार अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक अच्छा हिस्सा बच्चों के विकास पर खर्च करती है। चाइल्ड बजट डॉक्यूमेंट में बच्चों की भलाई के लिए स्कीम के फाइनेंशियल डिटेल शामिल किए गए। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पर खर्च। उसी दौरान पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2.4 गुना बढ़कर रुपीस 3,275 से 7,956 हो गया। 2021-22 में बच्चों के लिए विकास पर खर्च का हिस्सा राज्य को टोटल बजट का 21.46% था और ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 6.4% था। 2016 से 17 से 2021-22 के बीच स्टेट बजट में बच्चों का हिस्सा लगभग 17.3% रहा, जिसमें कुछ सालों में थोड़ा फर्क देखने को मिला। इसके साथ जीएसडीपी के पर्सपेक्टिव में खर्च का हिस्सा 5% के आसपास रहा। बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण। बच्चों की सेहत को समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बताता है कितने नए जन्मे बच्चे 1 साल से पहले मर जाते हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये बताता है कि 5 साल से छोटे बच्चों की मौत की गिनती क्या है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये नए जन्मे बच्चों की मौत की गिनती को दर्शाता है। इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीन लगाने के थ्रू बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये एक ऐसी गिनती है जो ये बताती है कि हर 1000 जीवित जन्मों पर कितने बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं। सिंपल भाषा में बात करें यानी कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपने पहले साल तक नहीं जीते। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये बच्चों की सेहत का एक व्यापक इंडिकेटर है जो IMR से थोड़ा अलग है। स्कीम फॉर चिल्ड्रंस इन बिहार, सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 0 से 6 साल के बच्चे के 199 लाख बच्चे हैं। बच्चे हमारे राज्य और देश का भविष्य है, इसलिए उनकी भलाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सरकार मिलकर बच्चों की वेलफेयर के लिए कई विकास योजनाएं चला रही है, जैसे कि आंगनवाड़ी सर्विस योजनाएं फॉर एडोलेसेंट गर्ल और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत रीएलाइज किया गया है ताकि न्यूट्रिशनल आउटकम्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। ये प्रोग्राम 3 प्रमुख वर्टिकल्स में रीडिजाइन किए गए हैं: न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर पोषण और एडोलेसेंट गर्ल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 3 से 6 साल के लिए, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मॉडर्न और अपग्रेड सक्षम आंगनवाड़ी शामिल है। ICDS का उपयोग, आंगनवाड़ी सर्विस या पुराने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस देश की अपनी बच्चों और नर्सिंग मदर के प्रति कमिटेड का प्रतीक है। ये प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रदान करने और माल न्यूट्रिशन, मोर्बिलिटी, रिड्यूस लर्निंग कैपेसिटी और मोर्टेलिटी के चक्कर को तोड़ने के लिए बनाई गई। बेनिफिशरीज, इस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती और
दूध पिलाने वाली माएँ। आईसीडीएस की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 साल के बच्चों के लिए करेक्टिव इंटरवेंशन के रूप में हुई थी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। न्यूट्रिशन पॉलिसी देश में सालों से सेम ही है और इनमें बदलाव धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं। एसएनपी यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मेन एम है बच्चों, प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर और जो लो इनकम फैमिली की एडोलेसेंट लड़कियां हैं उससे अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एसएनपी का मेन फोकस है कि जो रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस है और जो लोग रोजाना खाते हैं उनके बीच का गैप भरना। स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि वो डाइट डाइवर्सिटी को बढ़ावा दे, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन मील प्लान बनाए और एसएनपी में आयुष प्रैक्टिस को शामिल करे। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का कोर फोकस है मैटरनल न्यूट्रिशन, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, मतलब बच्चों को खिलाने की नॉर्म्स, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन और मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन, वेलनेस थ्रू आयुष प्रैक्टिसेस ताकि वेस्टिंग अंडर वेट, स्टनिंग और एनीमिया को खत्म किया जा सके। पिछले कुछ समय में एसएनपी के तहत न्यूट्रिशन क्वालिटी और डिलीवरी की जो इंटरवेंशन हुई है वो काफी नहीं रही, इसलिए अब फोकस ये है कि कैलोरी सफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सके ताकि महिलाओं और बच्चों का न्यूट्रिशन सुधारा जाए। आईसीडीएस बिहार ने एसएनपी को आंगनवाड़ी सर्विस के तहत इम्प्लीमेंट किया है, जिसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के गाइडलाइंस के अनुसार चलाया जाएगा। इस योजना के तहत 6 महीने से 3 साल के बच्चों और प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर के लिए न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को पूरा करना जरूरी है, जिससे टेक होम राशन दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पोषण अभियान। पोषण अभियान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन एक फ्लेक्सिब प्रोग्राम है जो प्रेग्नेंट और न्यूट्रिशन मदर, एडोलेसेंट गर्ल्स और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए पोषण को सुधारने में मददगार है। इसका शुभारंभ मार्च 2018 में हुआ था और ये माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस को लड़ने के लिए मिशन मोड में काम करती है। राष्ट्रीय पोषण माह। हर साल 6th राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है जो सितंबर 2023 में था। इसका मकसद माल न्यूट्रिशन को टैकल करना है एक लाइफ साइकिल अप्रोच के जरिए। पोषण माह 2023 का फोकस है लोगों को प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जैसे महत्वपूर्ण जीवन चरणों के बारे में जागरूक करना। इस थीम का नाम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, जिससे देश भर में पोषण की समझ को फैलाना है। पोषण माह का एक और मुख्य काम है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। इसमें ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम ट्रैवल और इंडिजिनस क्यूजिशंस पर भी फोकस करता है जो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरी होती है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी एक इंटेंस एक्शन प्लान पर आधारित है जो ग्रासरूट लेवल पर मॉनिटरिंग और कवर्जेंस को मजबूती देता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लक्ष्य। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का टारगेट है
स्टंटिंग को 2% तक कम करना, एनीमिया को यूथ, चिल्ड्रन, वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल में 3% तक कम करना, अंडर न्यूट्रिशन को 2% तक कम करना, लो बर्थ वेट को 2% तक कम करना है हर साल। अब बात करते हैं पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर, जिसे पहले ICDS-CAS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता था, इसका इस्तेमाल आंगनवाड़ी सेवाओं को ट्रैक और इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसका मकसद बेनिफिशरीज के पोषण के बेहतर मैनेजमेंट करना है। यह सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ट्रैकिंग का काम करता है। बिहार में सभी आंगनवाड़ी वर्कर इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं ताकि उन्हें सही ट्रीटमेंट मिल सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आरंभ जनवरी 2017 में हुआ। इस योजना का मकसद गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है ताकि मां और बच्चों की सेहत और पोषण सुधरे, और अगर कोई वेज लॉस हो तो उसका कंपनसेशन भी मिल सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मेन ऑब्जेक्टिव कैश इंटेंसिव देना है ताकि महिलाएं अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में अच्छी तरह से रेस्ट कर सके। इस योजना के अंतर्गत लोकल आंगनवाड़ी प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के बाद 6 महीने तक फ्री मील प्रदान करता है और एक मैटरनिटी बेनिफिट के रूप में काम से 5,000 2 किस्तों में दी जाती है। ये बेनिफिट्स किसी महिलाओं को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती है जब तक दूसरा बच्चा लड़की होता है। पहले बच्चे के लिए 5,000 2 किस्तों में दिए जाते हैं और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 1 किस्तों में दिए जाते हैं। ये शर्तें हैं दूसरे बच्चों की लड़की के लिए। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG का 6ठा गोल है सभी को 2023 तक सेफ और एफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का यूनिवर्सल एक्सेस प्रदान करना। इसलिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेफ वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है। 2018 से 19 से लेकर 2021-22 तक सभी प्रकार के स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में 0.6% पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। टॉयलेट की सुविधा में भी 0.4% पॉइंट का इंक्रीज देखा गया है, लेकिन इस पीरियड में गर्ल्स और बॉयज के टॉयलेट की संख्या में थोड़ी कमी आई है। अब बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड पर हस्ताक्षर किया है, जिसे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार हुआ है। इस ढांचा में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 शामिल है, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों का रक्षा करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। भारत सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन किया है, जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत काम करता है। NCPCR को इस एक्ट के तहत दिया गया है दिए अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने का काम दिया गया है। स्टेट इनिशिएटिव्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल किलकर रेडियो प्रोग्राम।
बिहार बाल भवन ने 2020 में एक बाल खिलकर रेडियो प्रोग्राम शुरू किया। यह प्रोग्राम हर संडे को आकाशवाणी पटना, दरभंगा और भागलपुर से प्रसारित होता है। इसका मकसद बच्चों को ज्ञान और मनोरंजन देना है। गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों में बचत और वित्तीय प्रबंधन की आदत डालने के लिए गुल्लक नाम से एक बच्चा बैंक शुरू किया गया है। ये बैंक बच्चों द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे उन्हें पैसे संभालने की समझ मिलती है। ई लोड्स ई लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। इस प्रकल्प का मकसद स्टूडेंट, टीचर और एजुकेटर्स को केंद्रित डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने की है। इससे स्टूडेंट ऑडियो, वीडियो या डिजिटल बुक जैसे डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की नियमित रूप से विषय के क्विज के माध्यम से जांच की जा सकती है।